वेलकम टू माय चैनल कैमसिन। और केमिस्ट्री यहाँ हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। तो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप लोग ध्यान देना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कैसे पॉसिबल होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो लिगेंड्स के साथ किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हमने देखी। अब हम लोग आज एक नई थ्योरी पढ़ेंगे, बट कोई भी न्यू थ्योरी आती है उसके पहले अगर कोई पुरानी थ्योरी हो फेल हुई होगी तभी तो, या उसके कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ड्रॉबैक क्या रहा। ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो ड्रॉबैक था, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड का जो ड्रॉबैक अगर हम बारी बारी से देखें, अगर हम जनरली हम एक से दो ड्रॉबैक ही देखते हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। तो अगर सबसे पहला जो ड्रॉबैक हम लोग देखें कि इसने मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज बताई थी ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे सही तरीके से। कुछ एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, है ना, क्योंकि अगर कोई भी रूल इन्होंने बनाया तो हर एक जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए था। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं एग्जांपल लेके इस तरीके से बताता हूं आपको, सपोज करो ये है, दिस इज द कंपाउंड, क्लियर। अब यहां पे हम लोग एक बार ये देखें इसका कितना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पे -6 और +3, +3 -6 इज -3। तो यानी कि Mn+3 का अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करो, Mn का 25 होता है तो क्या आ जाएगा Ar, और यहां पे क्या आएगा 3d5 एंड 4s2, यही आता है ना Mn का 18 + 2। यस, अगर हम लोग +3 करते हैं, +3 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, यानी कि 3d4। तो Ar 3d4। तो अगर 3d4 में आप देखो 1 2 3 और 4, तो यानी कि यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस तरीके से डी में। इसका मतलब यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी चीज यहां पे ये जो लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड कौन सा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। तो जैसे ही ये पेयरिंग करेगा तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज होगा, 1 2 3 4, यहां पे ये पेयरिंग इस तरीके से हो जाएगी। और यहां पे बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक आना चाहिए था, क्योंकि पेयरिंग हो गई। पेयरिंग हो गई तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो 0 नहीं था। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं था, है ना। यानी कि यहां पर कुछ इस तरीके से रहा कि जो ये एक्सप्लेन इस थ्योरी से नहीं हुआ। तो एक ड्रॉबैक, ये वन ऑफ द ड्रॉबैक हुआ। एक ड्रॉबैक हम लोग और देख लेते हैं, है ना। यहां पर ये हुआ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं हो पाया प्रॉपरली। सेकंड, अगर हम देखें कॉपर वाले केस में, अगर आप यहां पे इस तरीके से देखो, सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स है, ब्लू कलर होता है इसका, सभी को पता होगा। यहां पे हम लोग यानी कि Cu+2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो Cu का सबसे पहले आप लोगों को पता है कितना होता है, Ar, इसके बाद 4s1 3d10 कुछ इस तरीके से होता था ना। कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर लेंगे, दैट आई नो। तो +2 आप करोगे जिस तरीके से, तो +2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो यानी कि Ar 3d9 ये होना चाहिए, क्लियर ना। अब अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 1 2 3 4, ये देखिए पेयरिंग हो गई यहां पे, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज 3d। इसके आगे अगर आप चलो तो सॉरी, यहां पे 4s आ जाएगा और यहां पे आएगा 4p। अब देखो NH3 मैंने आपको बताया था कि ये दोनों तरीके से, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों की तरीके से काम करता है। जब ये कॉपर के साथ अटैच होता है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है तो ये पेयरिंग कराएगा, लेकिन यहां तो पेयरिंग ऑलरेडी डन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो वीबीटी थ्योरी ने हमें कहीं नहीं बताया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो सकती नहीं हो सकती। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का मतलब ही नहीं है। तो होना यह चाहिए था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 आना चाहिए था वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट मजेदार बात यहां यह है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन db3 नहीं, सॉरी sp3 नहीं आता, बल्कि होता यह है ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाता है और ये एक इनर इलेक्ट्रॉन यहां पे चला आता है, एंड इट इज कॉल्ड dsp2। अगर आप देखो तो हाइब्रिडाइजेशन में भी कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक रहा, है ना। तो इस केस में एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो
dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ये किस तरीके से गया था, दिस ये जो स्ट्रक्चर है एक्सपेरिमेंटली ये सब कुछ देखा गया था। तो हमने दो ड्रॉबैक देख लिया। तो यानी कि कोई एक न्यू थ्योरी आनी चाहिए जो इन चीजों को ओवरकम करे, और उसमें कुछ और भी स्पेशल बात हो सकती है, उसको हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। एंड दैट इज द बेस ऑफ टुडेज वीडियो। तो उस थ्योरी का जो नाम है हमारा वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मजेदार बात देखिए यहां पे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये है क्या, CFT। तो यहां पे आपको ध्यान देना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहली बात, ये फील्ड क्या है, होता क्या है, ये मेटल है और ये सपोज करो कोई लिगेंड है, ये इस तरीके से अटैच है। तो यहां पे इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका प्लस भी है। तो यहां जो प्लस और माइनस के साथ जब ये अटैच हैं तो एक तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी फील्ड की बात हो रही है। तो जो ये क्रिस्टल बना है ना, यहां पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी वजह से क्या क्या पैरामीटर्स बनेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके बेस पे ये थ्योरी होती है। अब देखते हैं होता क्या है बेसिकली। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सबसे पहली बात इसके कुछ एजम्पशंस है। मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपको कुछ एजम्पशन बताया था, तो यहां भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कुछ एजम्पशन है, इसको समझो। इन्होंने जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिस किसी ने भी बनाया था, इनका पहला एजम्पशन ये था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि वो प्योरली क्या होता है, 100% आयनिक बॉन्ड बनता है। 100% आयनिक बॉन्ड, यानी अगर ये प्लस है तो लिगेंड माइनस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी 100% आयनिक बॉन्ड बनता है। तो लिगेंड अगर हमारा एनायनिक है तो ये हमारा कैटायनिक हो गया, प्लस और माइनस, ये केस ठीक है ना। अगर एजम्पशन नंबर 2 ये था कि अगर हमारा लिगेंड न्यूट्रल है, सपोज करो हमारा लिगेंड न्यूट्रल है, तो ये एक डाइपोल की तरह काम करेगा। डाइपोल की तरह, जैसे सपोज करो अगर NH3 न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो ये डाइपोल की तरह काम करेगा, यानी एक इसका एंड प्लस होगा, एक इसका एंड माइनस होगा। जो माइनस वाला एंड होगा वो मेटल के प्लस की तरफ से जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा। क्लियर। तो यहां पे कोवेलेंट वाली बॉन्ड खत्म हो गया। एजम्पशन नंबर 3 ये था कि यहां पे जो ये बेसिकली इसको पॉइंट के रूप में माना गया कि ये पॉइंट चार्जेस है, वही प्लस और माइनस, तो इसको ये माना गया कि ये पॉइंट चार्जेस है, ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर। और इसमें एक और बात है कि यहां पे इसको हाइब्रिडाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ये नहीं बताता है, ध्यान रखना। स्ट्रांगली ये किसके बारे में बताता है, स्ट्रांगली ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। स्ट्रांगली इट टेल्स अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये कुछ एजम्पशंस हो गए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की देखें। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 इन दोनों के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया था। 4 अगर आया तो टेट्राहेड्रल, 6 आया तो ऑक्टाहेड्रल। तो यहां भी हम लोग कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से ही पढ़ने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि 6 लिगेंड होंगे। तो होता क्या है ना, देखिए ये हमारा डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर। डी ऑर्बिटल में आपने को जो पता हो, सॉरी डी जो सबशेल होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 डी ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। क्लियर। अब इस थ्योरी में ये होता है, इस थ्योरी में ये होता है कि जैसे ही लिगेंड इसके पास आएगा ना, इसका एनर्जी में कुछ वेरिएशंस होता है। उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, इनका शेप किस तरीके से, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इन ऑर्बिटल्स का शेप किस तरीके से होता है, उसका बहुत ही फर्क पड़ने जा रहा है। तो अगर आप देखो, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो डी एक्स वाई का शेप कुछ इस तरीके, डबल डम्बल होता है, आप लोगों को पता है जो शेप होता है डी ऑर्बिटल का वो डबल डम्बल होता है। तो ध्यान रखना ये एक्सिस के इन बिटवीन है, यानी एग्जैक्ट एक्सिस पर नहीं है। एक्स और वाई यानी इन बिटवीन एक्स एक्सिस, और अगर यहां आप वाई और जेड ले लोगे
तो यहां क्या आ जाएगा, डी वाई जेड। इस तरीके से ये इन बिटवीन एक्सिस है। और अगर यहां पे इस तरीके से एक्स और जेड ले लो तो ये क्या आ जाएगा, डी जेड एक्स। क्लियर ना? इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये इस तरीके से बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। तो देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो एक्सिस बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है। यानी यहां पे एक्सिस की बात है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है ना, इसका शिफ्ट ध्यान दीजिए, ये एक्सिस पे होता है, इन बिटवीन नहीं होता। क्लियर? और इसी तरीके से डी जेड स्क्वायर जो होता है ना, डी जेड स्क्वायर, ये किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो ये डी जेड, यानी ये भी एक्सिस पे है। तो हमारे जो दो ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों एक्सिस पे हैं, ध्यान रखना। बाकी दोनों इन बिटवीन एक्सिस हैं। ठीक है ना? तो हमारा जो ऑक्टाहेड्रल में जो डी ऑर्बिटल बनाने में कौन कौन सा यूज होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता कैसे, आप देखो 4 लिगेंड आपके इस तरीके से हो गए, 3 4 मेटल और 2 लिगेंड इस तरीके से हो गए, 6। 4 हमारा कौन सा बनेगा, देखो 4 हमारा जो बनेगा वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वजह से बना, और जो 2 बना वो डी जेड स्क्वायर की वजह से बना। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे पास ये दोनों आने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर टेट्राहेड्रल देखोगे तो टेट्राहेड्रल में कौन सा आएगा, आप लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, उसमें ये दोनों हट जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल में अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ तो, है ना? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, इस थ्योरी में मैंने आपको बताया कि यहां पे मेटल और लिगेंड को हम लोग पॉइंट चार्ज मानते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब ये डी ऑर्बिटल है सपोज करो कोई, और इसके पास लिगेंड आ रहा है। भाई मेटल है, उसके पास डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल है, लिगेंड आ रहा है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, ये जब लिगेंड इसके पास आता है तो यहां ये सारे इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ही तो है। अभी चलो मैंने रफली आपको दिखा दिया कि ये सब इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, और ये लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन है तो इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्शन भी होगा, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्शन होगा। तो जैसे ही लिगेंड इसके पास आता है ना, ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड आएंगे, तो जब वो लिगेंड आएगा तो थोड़ा सा इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, अप हो जाती है, थोड़ी सी इसकी एनर्जी अप हो जाती है ना? ये वही वाली बात हुई कि अगर वॉर होने को है तो अगर आपका एनिमी आपके सामने आया तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी आपकी बढ़ जाती है। तो अगर आप कोई रिपल्शन करने आपको आ रहा है तो आपकी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है ना? अब इसके बाद ये एनर्जी बेसिकली स्प्लिट होती है। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये स्प्लिट होता है कुछ इस तरीके से। देखो आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, ये सारे के सारे डी जनरेट मतलब सभी की एनर्जी इक्वल होती है। लेकिन यहां इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड के इन्फ्लुएंस में ये 2 पार्ट में ब्रेक होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, कौन सा ऊपर गया कौन सा नीचे गया, सब कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात आप लोग ध्यान दे लो, जब ये स्प्लिट हो जाता है ना, तो ये जो अपर वाला और ये जो लोअर वाला है, इसके बीच की जो एनर्जी को डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑक्टाहेड्रल का केस है तो यहां पे हम लोग ओ लिख देते हैं, डेल्टा ओ। ठीक है ना? ऑक्टाहेड्रल का केस, इसको हम लोग बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टल हमारा फील्ड जो है, फील्ड की वजह से स्प्लिट हो गया, तो ये स्प्लिट एनर्जी हो गई। अब कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, डोंट वरी, आई विल टेल यू द ट्रिक। कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहली बात आप देखो, यहां पे कौन सा वाला ऊपर गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऊपर गया, और डी एक्स वाई जेड और जेड एक्स नीचे गया। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं T2G। दिस इज द कन्वेंशन। इसको हम लोग T2G लिखते हैं, ऊपर वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग EG। क्लियर? तो ये T2G हुआ, ये EG हुआ। अब ध्यान देना आप लोग, ये ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाला ही ऊपर क्यों गया, उसकी एनर्जी ज्यादा क्यों हुई, इसकी कम क्यों हुई, इसको समझो। तो हमारे पास होता क्या है ना, जब कभी भी हमारे पास 6 लिगेंड इस तरीके से आते हैं
ऑक्टाहेड्रल के केस में थोड़ा सा ये फिगर अच्छे से समझ लो, 6 लिगेंड इस तरीके से आते हैं। तो जब लिगेंड हमारे पास एक्सियल आते हैं, देखो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, 90 डिग्री एंगल हो गया, और ये जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब हो गया। तो लिगेंड हमारा एक्सिस के अलॉन्ग आता है, और आपको पता है कि दो ही हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, जो कि एक्सिस में होते हैं। आपको मैंने अभी बताया था स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, जो एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस नहीं होते, है ना। तो जो डी जेड स्क्वायर वाला होता है वो भी एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला भी एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो जो एक्सिस के अलॉन्ग है उसमें क्या होगा, क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग ही लिगेंड आ रहा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो जब एक्सिस के अलॉन्ग में रिपल्शन ये ज्यादा होने को है, देखिए ये इसका ऑर्बिटल है और ये लिगेंड का ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन, कुछ इस तरीके से बना लो, इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होना है, ठीक है। तो जब इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होना है तो इनकी एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी, तो इनकी एनर्जी अप हो गई और बाकी वालों का एनर्जी क्या हुआ, डाउन हुआ, क्योंकि वो लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आ रहे थे। समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए ये कितना चेंज हुआ, इसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है, आप पहले देख लो टोटल कितना था, टोटल 5 था, तो आप यहां पे 5 लिख लो, और इस 5 से ये नीचे देखिए 3 गया ना, तो इसके साथ कितना बिछड़ गया, इसका ऊपर बिछड़ गया 2, तो 2 कर लो, इसके साथ 2 इसका ऊपर चला गया, और ये एनर्जी नीचे गई है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइनस। तो जो टोटल डेल नॉट है, टोटल डेल नॉट का -2/5, ठीक है ना। और यहां पे इस तरीके से अगर ये वाला निकालोगे, इस वाले को अगर निकालोगे, ईजी वाला कितना गया, तो ईजी वाले में आप वही लगाओगे कि डिवाइड बाई 5, और इसके साथ इसका कितना गया, तो 3/5, तो 3/5 यानी कि, और यहां पे एनर्जी होगी प्लस, तो जो ईजी की एनर्जी है वो कितनी हो गई, 0.6 डेल नॉट, और T2G की जो एनर्जी हो गई -0.4 डेल नॉट। हो गया ना क्लियर। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया। स्प्लिटिंग क्यों हुई सभी लोग समझ गए, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ Eg एंड T2G ऑर्बिटल। इस तरीके से ये क्रिस्टल की स्प्लिटिंग हो जाती है हमारी। क्लियर। अब आप लोग ध्यान दो, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आते हैं, 6 का आई थिंक सभी को समझ में आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखिए स्ट्रक्चर हमारा जनरली टेट्राहेड्रल होता है, कुछ इस तरीके से होता है। टेट्राहेड्रल के केस में आपको पता है कि जनरली एंगल कितना होता है, 109.28 मिनट, रफली हम इसको 109 लिखते हैं, चलो तो 109 और ये 109, ठीक है ना। 4 हमारे पास लिगेंड है, L1 L2 L3 L4 या LLL लिख दो, सेम है तो LLL, और ये सेंट्रल मेटल एटम है हमारा। क्लियर। अब आप ध्यान दो कि यहां पे ये तो एंगल इतना है, बट जो 90 डिग्री एंगल होता है ये इस तरीके से होता है, सॉरी ये 90 डिग्री एंगल हो गया, और इसको मैं एक्स एक्सिस बोल लेता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर ना। तो टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगेंड आ रहा है ना, वो एक्सिस पे नहीं आ रहा है, क्योंकि 109 एंगल आपका लिगेंड्स के बीच में है, और ये एक्सिस अलग है। तो यानी एक्स और वाई के बीच वाला कहानी हो गया, एक्स और वाई एक्सिस ये हो गया, तो ये वही वाली कहानी हो गई कि देखिए इस तरीके से, समझ गए ना। तो ये वाला केस किसका होता है, एक्स वाई का। एक्स वाई वाला जो डी ऑर्बिटल होता है वो इन बिटवीन होता है, तो ये इन बिटवीन लिगेंड आ रहा है। इसी तरीके से डी वाई जेड और इसी तरीके से डी जेड एक्स। तो जब हमारा टेट्राहेड्रल केस आएगा तो हमारा जो स्प्लिटिंग होगा वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले यहां पे हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4। अब ये सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये मैंने आपको बताया क्यों जाएगा, 3 4। यहां जो स्प्लिटिंग होगी ना, यहां पे जो ऊपर जाएंगे वो कौन से जाएंगे ये ध्यान देना, और नीचे आएगा वो कौन सा होगा। तो देखो यहां पे बेसिकली ऊपर जाने वाले, अब जो लिगेंड एक्सिस पे नहीं आ रहा था, इन बिटवीन आ रहा था, तो जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड कर लो, और जेड एक्स, तो ये ऊपर चला गया, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सिस पर थे और लिगेंड एक्सिस पे नहीं आया, इनको रिपल्शन ज्यादा मिला, तो ये ऊपर चले गए, ये नीचे चला गया। और यहां भी हम लोग इस पूरे जो एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। और ये टेट्राहेड्रल का केस है, तो यहां पे हम T लगा देंगे, ध्यान रखना।
यहाँ पे हम लोग टी लगा देंगे। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाओगे आप, ठीक है ना, कि ये कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये नीचे गया है, तो यहाँ देखो, तो डेल टी इज इक्वल टू जो आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज T2 एंड दिस इज E। देखिए कन्वेंशन है, यहाँ T2G और EG नहीं लिखते, यहाँ पे हम T2 लिखते हैं और E लिखते हैं। तो अगर E का अगर हम डेल टी निकालें नीचे वाले का, तो ये वही वाला लॉजिक आप लगाओगे कि पहले तो माइनस लगाओगे, एनर्जी नीचे गई है, तो ये कितना हुआ, देखिए यहाँ पे 2 था ना, तो 3 इसे बिछड़ गया, तो 3/5 इंटू डेल टी आ गया। तो यानी कि माइनस कितना आ गया, 0.6। और अगर T2 का अगर आप डेल टी निकालने की कोशिश करोगे तो वो प्लस में जाएगा, क्योंकि वो ऊपर गया है। तो कितना आएगा प्लस में, इसके साथ इसके 2 बिछड़ गए, तो 2/5 इंटू डेल टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। और दोनों की एनर्जी का जो एवरेज आना चाहिए वो डेल टी आना चाहिए। आप करके देख लो, एक का है, यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको 2 से, और ऐड करो तो ये डेल टी ही आएगा। तो दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कि क्रिस्टल फील्ड का स्प्लिटिंग किस तरीके से हुआ। हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली होती क्या है, ये आप लोग समझ गए, ठीक है ना। लेकिन इसका भी हल्का सा ड्रॉबैक ये रहा कि इसने कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। कोवेलेंट जो बेसिकली बॉन्ड बन रहा था, तो उसके बारे में इसने डिस्कस नहीं किया। स्टिल इस थ्योरी के बारे में आप लोग काफी कुछ समझ गए, ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।